अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ फाइनल अकाउंट्स का एक सवाल डिस्कस करूंगा, जिसमें हमें कंप्लीट ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है और हमें रिक्वायरमेंट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यानी कि स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम और बैलेंस शीट यानी कि स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन को प्रिपेयर करना है। मैं सवाल की वर्डिंग्स वगैरह वैल्यूज वगैरह समझाते हुए इसको सॉल्व करूंगा। फॉर्मेटिंग पर मेरा थोड़ा सा कम ख्याल होगा, ताकि मैं आप लोगों को ये सवाल जो है उसमें अगर कोई चीज़ है समझने वाली वो समझाने पे ज़्यादा गौर कर सकूँ। देखिए, सवाल के डेटा की बात करते हैं तो हमारे पास सेल्स है, परचेजेस है, रिटर्न आउटवर्ड्स है, स्टॉक यानी कि इन्वेंट्री है, और वो ओपनिंग है 1 अप्रैल की। वेजेस है, मोटर व्हीकल ड्राइवर्स की, मोटर व्हीकल के रनिंग एक्सपेंसेस है, मोटर व्हीकल की कॉस्ट है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है, प्रेमिसेस, provision for depreciation of premises, rent and insurance, light and heating, general marketing expenses, discount received, provision for doubtful debts, बैंक से लिया गया लोन, कैश, बैंक ओवरड्राफ्ट, डेटर्स, क्रेडिटर्स, ड्राइंग्स और कैपिटल। सबसे पहली चीज जो फाइनल अकाउंट्स के सवाल में आप ख्याल रखेंगे वो ये है कि आप ये आइडेंटिफाई कर लेंगे कि कौन सी चीज जनरली जनरली स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाती है और कौन सी चीज ऐसी होती है जो हमारे बैलेंस शीट में जा रही होती है। तो देखें, जितनी भी, हाँ, जितने भी आपके पास देखें 5 चीजें हैं ना। एल सर, एसेट्स, लायबिलिटी, कैपिटल, एक्सपेंस, रेवेन्यू। एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, एक्सपेंस, रेवेन्यू। ठीक है ना, एल सर। एसेट्स, लायबिलिटी, कैपिटल या इससे लिंक चीजें जाती हैं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में। एक्सपेंसेस और रेवेन्यू जाते हैं स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। इस हिसाब से जो चीजें एसेट, लाइबिलिटी, कैपिटल है उसको मैं ग्रीन से मार्क कर लेता हूँ। ठीक है, देखें ये कैपिटल है, ये हमारा स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में जाएगा। ड्राइंग्स, कैपिटल का कम होना होता है यानी कि कैपिटल का विड्रॉ करना, ये हमारे पास स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में जाएगा, ये हमारे पास स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में जाएगा। क्रेडिटर्स जिसको हम ट्रेड पेबल या अकाउंट पेबल कहते हैं, लाइबिलिटी है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। डेटर्स जिसको हम अकाउंट्स रिसीवेबल कहते हैं, किसी से पैसा रिसीव करना है, ये हमारा एसेट है। बैंक ओवरड्राफ्ट यानी कि बैंक का एक नेगेटिव बैलेंस है, बैंक से मैंने बहुत सारे पैसे विड्रॉ करनी है, ये मेरी लायबिलिटी है, उनको वापस करने हैं। कैश मेरा एसेट है। 8% बैंक लोन रीपेएबल 30 जून 2011, बैंक से 30,000 का मैंने लोन लिया हुआ, ये मेरी लायबिलिटी है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, इसका चेंज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एज ए एक्सपेंस आता है और बैलेंस जो है वो हमारे डेटर्स में से माइनस होता है बैलेंस शीट में। डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड जो है वो मेरी इनकम है ना। जनरल एंड मार्केटिंग एक्सपेंसेस एक्सपेंस है। लाइट एंड हीटिंग एक्सपेंस है। रेंट एंड इंश्योरेंस एक्सपेंस है। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का क्लोजिंग बैलेंस स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में जाएगा और जितनी इनकी डेप्रिसिएशन होगी फॉर द ईयर वो इनकम स्टेटमेंट में जाएगी। प्रेमिसेस एसेट है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का क्लोजिंग बैलेंस स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में जाएगा। मोटर व्हीकल एसेट है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में। मोटर व्हीकल के रनिंग एक्सपेंसेस स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ड्राइवर की वेजेस स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। स्टॉक, अच्छा स्टॉक जो है वो मेरा एसेट है लेकिन क्लोजिंग स्टॉक मेरी बैलेंस शीट में जाता है। बहरहाल स्टॉक मेरी बैलेंस शीट का ही आइटम है, लेकिन स्टॉक के जरिए मैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट करता हूँ और वो कॉस्ट एंड गुड्स सोल्ड मैं स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालता हूँ, जिसका आपको स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम का मैं फॉर्मेट भी अलग से दे दूंगा। रिटर्न आउटवर्ड्स, चीजें वापस करना, खरीदना, बेचना, सेल्स, परचेजेस, रिटर्न आउटवर्ड्स, ये सारी चीजें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएंगी। तो एक अंदाजे के हिसाब से आप इस तरह से चीजों जो है ना वो हाईलाइट कर लीजिएगा। ठीक है, अच्छा कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी है सवाल में। पहली एडिशनल इन्फॉर्मेशन है स्टॉक एट 31 मार्च 2009 वॉज वैल्यूड एट 12,600 यानी कि क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू दी हुई है। दूसरी इन्फॉर्मेशन, द मोटर व्हीकल इज यूज्ड टू ब्रिंग परचेजेस टू द बिजनेस प्रीमिसेस of CCEL and to deliver goods to customers. The motor vehicle is used 20% of the time to collect purchases and 80% to deliver the goods to customers. बड़ी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट, बड़ी निराली एडजस्टमेंट, ऐसी एडजस्टमेंट्स अमूमन सवालात में नहीं मिलती हैं। बोलता है कि कंपनी की जो मोटर व्हीकल है उस मोटर व्हीकल से हम दो काम करते हैं।
एक तो जो चीज़ें हम खरीदते हैं वो अपनी दुकान पर, अपनी जगह पर, अपनी प्रेमिसेस पर लेकर आते हैं, और वही सेम मोटर व्हीकल हम इस्तेमाल करते हैं चीज़ें कस्टमर्स तक पहुंचाने के लिए। लिहाजा मोटर व्हीकल 20% अपना टाइम, अपना वक्त चीज़ें खरीदने के लिए और 80% ऑफ द टाइम्स चीज़ें कस्टमर्स तक पहुंचाने के लिए इस्तेमाल करी जाती है। इससे हमें ये पता चलता है कि मोटर व्हीकल के जितने भी खर्चे होंगे वो ना सिर्फ चीज़ें खरीदने के लिए, ना सिर्फ चीज़ें को बेचने के लिए, बल्कि चीज़ें खरीदने और बेचने दोनों के लिए मोटर व्हीकल का इस्तेमाल होता है। तो मोटर व्हीकल से रेलेवेंट जितने भी खर्चे होंगे उसका 20% कैरेज इनवर्ड्स होगा। कैरेज इनवर्ड्स वो एक्सपेंस होता है जो चीज़ों को प्रेमिसेस पर लाने के लिए होता है, और 80% कैरेज आउटवर्ड्स होगा। कैरेज आउटवर्ड्स वो एक्सपेंस होता है जो हम इनकर करते हैं ताकि चीज़ें हम कस्टमर्स तक पहुंचा सकें। फिर लिखता है depreciation is to be charged on the premises at the rate of 2% per annum on cost using the straight line method, and on a motor vehicle at 20% per annum using the diminishing या reducing balance method। ये depreciation से relevant बात है। 4 में लिखता है the loan interest is outstanding at 31st of March 2009। 31 मार्च 2009 को लोन का इंटरेस्ट है वो आउटस्टैंडिंग है, पेंडिंग है, पे करना है, लाइबिलिटी होगी। इंश्योरेंस 450 was prepaid at 31st of March 2009। प्रीपेड के चैप्टर्स में लेकर चला गया आपको। प्रीपेमेंट एक एसेट है, एक्सपेंसेस इससे रिड्यूस होंगे। इलेक्ट्रिसिटी फॉर लाइटिंग 130 was due at 31st March। जो अमाउंट ड्यू है वो एक्रूड है, अनपेड है, हमने पे करना है। हमने इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल कर ली है, पेमेंट नहीं करी है, लाइबिलिटी है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी मेंटेन या 2% ऑफ डेटर्स। इससे हमें ड्यूरिंग द ईयर का बैड डेट का एक्सपेंस पता चलेगा। सवाल में सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है। चले मैं आप लोगों के साथ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाता हूँ, ठीक है ना। और फॉर्मेटिंग का कम ख्याल रखूंगा। सबसे पहले सेल्स की बात करते हैं। देखिए सेल्स की जो वैल्यू है ना, सेल्स की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी हमारे पास अवेलेबल है। हमें सिर्फ सेल्स की जो वैल्यू है ना उसको पुट इन करना है, और सेल्स की अल्लाह भला करे हमारे पास जो वैल्यू है, मैं यहीं पर थोड़ा सा कम जगह में बना लूँ मेरे ख्याल में, ताकि मैं जो है वो बैलेंस शीट भी कहीं करीब में ही बना लूँगा। क्या बोलते हो आप लोग? तो मैं एक काम करता हूँ, इन ब्लॉक्स में जो है ना फॉर्मेटिंग करता हूँ नंबर वाली। अच्छा चलो, एनीवेज सेल्स है 95,800, ठीक है, ये पहली वैल्यू हो गई। अच्छा, सेल्स में से हम फॉर्मेट के हिसाब से लेस करते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अच्छा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में सबसे पहली जो चीज़ आती है ना हमारे पास, वो आ जाता है हमारा ओपनिंग स्टॉक। अब जनाब ओपनिंग स्टॉक कितना है? ओपनिंग स्टॉक या साल के पहले दिन जो स्टॉक है वो है 10780। ये ओपनिंग स्टॉक हो गया, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक में ऐड किया जाता है परचेजेस को। परचेजेस कितनी है सर? परचेजेस आपकी जो है ना वो है 48340, और इसमें ऐड किया जाता है अगर कोई कैरेज इनवर्ड्स है। अगर कोई कैरेज इनवर्ड्स है तो वो भी इसमें ऐड किया जाता है, कैरेज इनवर्ड्स। कैरेज इनवर्ट्स क्या होता है सर? कैरेज इनवर्ट्स चीजों को प्रेमिसेस पे लेकर आने का खर्चा होता है। सर वो तो इस सवाल में नजर ही नहीं आ रहा। वो हमें कैलकुलेट करना होगा। कैसे कैलकुलेट करना होगा? पॉइंट नंबर 2 की मदद से। पॉइंट नंबर 2 ने ये बोला था कि मोटर व्हीकल का जितना भी खर्चा होगा, मोटर व्हीकल 20% वक्त चीज़ों को खरीदने के लिए और 80% वक्त चीज़ों को कस्टमर्स तक डिलीवर करने के लिए इस्तेमाल होती है। तो हम यहाँ पर एक छोटी सी वर्किंग करते हैं। यहाँ पर हम एक छोटी सी वर्किंग कर लेते हैं मोटर व्हीकल के हवाले से। सर कैसी वर्किंग होगी? देखिएगा ज़रा गौर से इस वर्किंग को देखिएगा। अब हमें ये देखना पड़ेगा कि मोटर व्हीकल से रेलेवेंट जो है ना वो खर्चे कितने हैं। अगर आप मोटर व्हीकल से रेलेवेंट खर्चों की बात करते हो तो आपके पास एक चीज़ लिखी हुई आ रही है, वेजेस ऑफ मोटर व्हीकल ड्राइवर 11,500, ठीक है ना। यानी कि आपने यहाँ पे लिख लिया वेजेस ऑफ ड्राइवर। अच्छा, ड्राइवर की वेजेस कितनी है? ड्राइवर की वेजेस 11,500 है, ठीक है सर, ये लिख लिया। 11,500 रुपीज की तनख्वाह मैं ड्राइवर को देता हूँ। 11,500 रुपए की तनख्वाह मैं टोटल ड्राइवर को देता हूँ, ठीक है ना। अच्छा, 20% और 80% हम इसका जो है ना वो ब्रेक करते हैं। यानी कि मैं 11,500 रुपए का 20% लेता हूँ, और मैं इसी तरह से 11,500 रुपए का 80% लेता हूँ। 20% जो है वो इस लॉजिक के हिसाब से कि ये जो ड्राइवर है अगर ये ड्राइवर 100 घंटे काम करता है तो 20% 20 घंटे काम करता है चीज़ों को प्रेमिसेस पे लेकर आने के लिए, 80 घंटे काम करता है चीज़ों को कस्टमर्स तक पहुंचाने के लिए। तो इसकी टोटल तनख्वाह का जो 20% होगा, जो इसकी टोटल तनख्वाह का 20% होगा, वो कैरेज इनवर्ट्स में जाएगा।
इसी तरह से आपके पास मोटर व्हीकल के रनिंग एक्सपेंसेस है, मोटर व्हीकल रनिंग, ये शॉर्ट लिख देता हूँ MV, मोटर व्हीकल रनिंग एक्सपेंसेस। रनिंग एक्सपेंसेस यानी कि तुम समझ लो फ्यूल जाता होगा या ऑयल वॉयल चेंज होता होगा, टायर वायर का खर्चा 6500। 6500 का अगेन 20% कैरेज इनवर्ट्स में जाएगा और 80% जो है ना वो आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में जाएगा, क्योंकि 20% ऑफ द टाइम आप दो गाड़ी को यूज करते हो कैरेज इनवर्ट्स के लिए, चीजों को प्रेमिसेस पे लेकर आने के लिए। फिर मोटर व्हीकल की डेप्रिसिएशन भी तो होगी सर। हाँ बिल्कुल, डेप्रिसिएशन भी होगी, और जितनी भी डेप्रिसिएशन होगी उसके भी 20% हमें कैरेज इनवर्ट्स में डालना होगा, क्योंकि ये मोटर व्हीकल हमने परचेज करी है चीज़ों को अपने प्रेमिसेस पे लेकर आने के लिए भी, और फिर उन चीज़ों को लोगों तक पहुंचाने या बेचने के लिए भी। डेप्रिसिएशन कैसे आएगी? सवाल में देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है ऑन द एंड ऑन दी मोटर व्हीकल एट 20% पर एनम यूजिंग दी डिमिनिशिंग या रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का एक तरीका होता है, करेक्ट। तो इसमें बोला हुआ है कि मोटर व्हीकल की डेप्रिसिएशन 20% रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है। अच्छा, मोटर व्हीकल की कॉस्ट कितनी है? 20,000। मोटर व्हीकल की पिछली प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कितनी है? 15,000। तो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करी जाती है? रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कैसे करी जाती है? रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए 20,000 रुपीज की कॉस्ट है, कॉस्ट में से आप एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को करते हो माइनस। आई रिपीट, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में डेप्रिसिएशन का तरीका होता है कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। कॉस्ट 20,000 है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 15,000 है। कॉस्ट 20,000 है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 15,000 है। कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मल्टीप्लाइड बाई 20%, मल्टीप्लाइड बाई 20%, तो ये कितना आता है? 1,000। 1,000 का 20% जाएगा कैरेज इनवर्ट्स में, और 1,000 का बाकी 80% जाएगा अदर एक्सपेंसेस में। इस हिसाब से मुझे ये पता चल गया कि मोटर व्हीकल से रेलेवेंट टोटल 19,000 के खर्चे थे। 19,000 का 3,800, 19,000 का 3,800 कैरेज इनवर्ट्स है, और बाकी 15,200 रुपये जो हैं वो दीगर एक्सपेंसेस हैं जो कि अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में जाएंगे। आप ऐसा भी कर सकते थे, इनको टोटल करो, 19,000 है, 19,000 का डायरेक्ट 20% ले लो तो भी 3,800 आएगा, और 19,000 का बाकी 80% ले लो तो 15,200 आएगा। ऐसे भी कर सकते थे। बहरहाल ये वर्किंग आपने अच्छे से देखनी है, सुननी है, समझनी है। ये इस सवाल की आप कह लो कि एक यूनिक वर्किंग थी, एक डिफरेंट वर्किंग थी जो पहले किसी सवाल में पूछी नहीं गई है या बहुत कम पूछी जाती है। तो 3,800 कैरेज इनवर्ट्स आ गया, 3,800। ठीक है जी। अच्छा, इनको ऐड करते हैं, इनको अगर ऐड करते हैं, ओपनिंग स्टॉक हम इधर ले जाते हैं, अलग से ऐड कर लेंगे। ठीक है ना, इनको ऐड करते हैं तो ये 52140 आ गया। ठीक है। अच्छा, फिर अगर कोई परचेज रिटर्न है तो उसको हम माइनस करते हैं, जिसको हम लोग रिटर्न आउटवर्ड्स भी बोलते हैं। परचेज रिटर्न कह लो या रिटर्न आउटवर्ड कह लो, एक ही बात है। रिटर्न आउटवर्ड इस सवाल में कितना दिया हुआ है? 960। रिटर्न आउटवर्ड हो जाता है माइनस। ठीक है ना, रिटर्न आउटवर्ड जो है ना वो माइनस हो जाता है, तो 960 हमने माइनस किया, 960 हमने माइनस किया तो ये 51,180 बच गया। ठीक है, 51,180, और ओपनिंग स्टॉक है 10,780। इन दोनों को हम ऐड कर देते हैं। इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो इन दोनों का एडिशन बन जाता है 61,960। इसमें से लेस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा क्लोजिंग स्टॉक, लेस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा क्लोजिंग स्टॉक, लेस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा क्लोजिंग स्टॉक। सर क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 12,600 लिखा हुआ है सवाल में, 12,600 का क्लोजिंग स्टॉक है, ये सवाल में मेंशन्ड है। 12,600 का क्लोजिंग स्टॉक हमने जब माइनस कर लिया तो हमारे पास अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा। ठीक है ना, और 61,960 माइनस 12,600 यानी कि 49,360 का जो है ना वो हमारा क्लोजिंग स्टॉक, सॉरी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ रहा है। ये हमारा आ गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है जी। अच्छा जी, इस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को अगर मैं माइनस कर देता हूँ, इस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को अगर मैं माइनस कर देता हूँ अपनी सेल्स में से, सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को माइनस किया तो आ जाता है मेरा ग्रॉस प्रॉफिट। ये आ जाता है मेरा ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है जी, ग्रॉस प्रॉफिट तक हम पहुंच गए। ग्रॉस प्रॉफिट में ऐड हो जाती हैं अदर इनकम्स। अदर इनकम्स, अगर आपने कोई और इनकम कमाई है अपने नॉर्मल बिजनेस के अलावा तो उसको हम अदर इनकम कहते हैं। एक अदर इनकम बड़ी सामने है जो है डिस्काउंट रिसीव्ड। डिस्काउंट रिसीव्ड की अदर इनकम कितनी है? 5,300 डिस्काउंट रिसीव्ड।
डिस्काउंट रिसीव कितना है 5300, ठीक है सर। उसके अलावा कोई अदर इनकम है? देखें अदर इनकम तक आप पहुंचे ना तो प्रोविजन की वर्किंग कर लिया करें। प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन या सॉरी प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, कभी कभार ऐसा होता है प्रोविजन फॉर बैड डेट्स या प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स की वैल्यू कम हो रही होती है। अगर प्रोविजन फॉर बैड डेट्स या प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कम हो रहा है तो वो भी आपकी इनकम ट्रीट होती है। तो प्रोविजन फॉर बैड डेट्स की वर्किंग करने को चलते हैं। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स की वर्किंग कैसे करेंगे सर? देखें यहाँ पर आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 560, ठीक है ना। आपके पास जो ओपनिंग प्रोविजन, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डाउटफुल डेट्स लिखा हुआ आ रहा है, ओपनिंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स लिखा हुआ आ रहा है, वो लिखा हुआ आ रहा है 560। सवाल में आपके पास जो है पॉइंट नंबर 7 देखें, द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी मेंटेन एट 2% ऑफ डेटर्स। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स वो बोलता है कि डेटर्स का 2% होगा। इससे आपको क्लोजिंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स मिल जाता है। क्लोजिंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, क्लोजिंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अगर हम देखेंगे ना तो क्लोजिंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स डेटर्स का 2% होगा। डेटर्स कितने हैं? 18,500। 18,500 के डेटर्स है, 18,500 का 2% ले लो, ठीक है। लिखा हुआ है कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स जो होगा वो डेटर्स का 2% होगा। अब अगर आपके डेटर्स जो है वो 18,500 है तो 18,500 का 2% ले लेते हैं। 18,500 का 2% है 370। 370 अगर आपका प्रोविजन क्लोजिंग आ रहा है तो इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि आपका प्रोविजन 190 से रिड्यूस हो रहा है। आपका प्रोविजन 190 से रिड्यूस हो रहा है। 560 वाली चीज 370 पर आ रही है तो 190 से रिड्यूस हो रही है ना। ये कहलाता है रिडक्शन इन प्रोविजन फॉर बैड डेट्स या डाउटफुल डेट्स, और ये भी आपका एज अ इनकम ट्रीट होता है। तो आपके पास यहाँ पर आ जाएगा रिडक्शन इन प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, और रिडक्शन इन प्रोविजन फॉर बैड डेट्स है 190 का, ये भी आपकी एज ए इनकम ट्रीट होगी। अब आपकी ये दोनों की दोनों चीजें जो है वो एज ए इनकम ट्रीट होकर और दोनों ऐड हो जाएंगी। ये आपका है 5490, ठीक है। इन दोनों में हम इसको ऐड करते हैं 51930, ठीक है। 51930 आ गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, लेस कर देंगे इसमें से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, इसमें से हम लेस कर देंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ठीक है। अच्छा मैं इन वर्किंग्स को जरा थोड़ा सा ड्रैग डाउन कर देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। लेस कर देंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में हमारे पास देखिए वेजेस ऑफ ड्राइवर है। सर वेजेस ऑफ ड्राइवर का 20% तो हम ऊपर ले गए थे 11,500 का, बाकी 9,200 आएगा ना? हाँ बिल्कुल आएगा। अच्छा उसके बाद फिर मोटर व्हीकल के रनिंग एक्सपेंसेस है। अगेन रनिंग एक्सपेंसेस जो हैं उसमें से ये 5,200 आएगा। उसके बाद फिर डेप्रिसिएशन है। डेप्रिसिएशन जो मोटर व्हीकल की है, मोटर व्हीकल की है, मोटर व्हीकल की डेप्रिसिएशन है। मोटर व्हीकल की डेप्रिसिएशन कितनी आएगी? पूरी नहीं आएगी, सिर्फ 80% वाला हिस्सा आएगा, यानी कि 800 आएगा, ठीक है। इसके अलावा देख लेते हैं। इसके अलावा आपने येलो 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 क्या शेड किया था, ये दोनों हो गए, ऊपर वाले तीनों हो गए। ये रहा रेंट एंड इंश्योरेंस, रेंट एंड इंश्योरेंस। अच्छा सर रेंट एंड इंश्योरेंस कितना लिखा हुआ आ रहा है? रेंट एंड इंश्योरेंस लिखा हुआ आ रहा है 7700। 7700 का रेंट एंड इंश्योरेंस लिखा हुआ आ रहा है। इसकी एक एडजस्टमेंट भी है। अगर आप 0.5 देखते हो, बोलता है इंश्योरेंस $450 वॉज प्रीपेड एट 31 मार्च 2009। प्रीपेड का मतलब ये कि ये जो 7,700 है ना, इस 7,700 में से 450 प्रीपेड थे, यानी कि अगले साल के अभी से पे किए हुए थे। और अगर अगले साल के अभी से पे किए हुए थे तो जितना भी प्रीपेड होगा वो हट जाएगा, वो इस साल का एक्सपेंस नहीं है, वो अगले साल की पेमेंट मैंने अभी से करी हुई है, तो ये बैलेंस शीट पर जाएगा, यहाँ से हट गया, ठीक है। उसके बाद अगला येलो कलर कहाँ है? लाइट एंड हीट, लाइट एंड हीट। अच्छा लाइट एंड हीट के बारे में क्या लिखा हुआ है? लाइट एंड हीट के बारे में 4950 लिखा हुआ है, 4950। इसकी भी एडजस्टमेंट है 6 पे देखें। इलेक्ट्रिसिटी फॉर लाइटिंग 130 वॉज ड्यू एट 31 मार्च। ड्यू का मतलब है अनपेड थी, एक्रूड थी, पे करनी थी, इस साल के एक्सपेंसेस में ऐड करनी होगी, तो 4950 में 130 ऐड हो जाएगा, ये भी एक्सपेंस है। इसके बाद अगला कोई एक्सपेंस आ रहा है, डेप्रिसिएशन आएगी ना। बुलेट नंबर 3 देखें, डेप्रिसिएशन इज टू बी चार्ज ऑन द प्रीमिसेस एट द रेट ऑफ 2% पर एनम ऑन कॉस्ट। तो डेप्रिसिएशन अब किसकी डेप्रिसिएशन होगी? प्रेमिसेस की। प्रेमिसेस की डेप्रिसिएशन कितनी है? कॉस्ट का 2%।
प्रेमिसेस की कॉस्ट कितनी आ रही है? प्रेमिसेस की कॉस्ट है यहाँ पर 60,000। 60,000 प्रेमिसेस की कॉस्ट है। 60,000 का 2% ले लेते हैं, 60,000 का 2% ले लेते हैं, तो ये 1200 एक और एक्सपेंस आ गया। इसके अलावा कुछ है जनरल एंड मार्केटिंग एक्सपेंसेस। जनरल एंड मार्केटिंग के एक्सपेंसेस हैं 6,200, ये भी आ जाएंगे। उसके बाद और कोई एक्सपेंस है? उसके बाद और कोई एक्सपेंस है? हाँ, आपने लोन लिया हुआ, 8% बैंक लोन रीपेएबल 30 जून 2011, 30,000, 30,000 का आपने बैंक लोन लिया हुआ है, और बैंक लोन का जो इंटरेस्ट है ना, वो भी आपका एक्सपेंस होता है, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पर कोई इंटरेस्ट आ रहा है क्या? सेल्स, परचेजेस, रिटर्न आउटवर्ड स्टॉक, वेजेस, मोटर व्हीकल प्रोविजन, प्रेमिसेस प्रोविजन, रेंट, लाइट, जनरल, डिस्काउंट रिसीव प्रोविजन, 8% बैंक लोन, कैश, बैंक ओवरड्राफ्ट, डेटर, क्रेडिटर, ड्रॉइंग्स एंड कैपिटल। अच्छा, यहाँ पर लिखा हुआ है द लोन इंटरेस्ट इज आउटस्टैंडिंग एट 31 मार्च 2009, यानी कि लोन का इंटरेस्ट मुझे पे करना है और उसकी कोई एंट्री पास नहीं हुई है। लोन का इंटरेस्ट भी मेरा एक एक्सपेंस है, मैंने लोन लिया हुआ है, उस पर मुझे इंटरेस्ट देना है। $30,000 का लोन है, और उस $30,000 के लोन पर 8% का इंटरेस्ट है। 8% का इंटरेस्ट है, तो 2400 का इंटरेस्ट हो गया। अब ये सारे खर्चे मैं ऐड कर लेता हूँ, ये सारे मेरे एक्सपेंसेस हैं, ये सारे के सारे मेरे एक्सपेंसेस हैं। मैं फॉर्मेटिंग थोड़ी सी कर दूं ताकि आप लोगों को जब ये शीट मिलेगी तो उसमें सारी चीजें अच्छे से हुई हुई हो, ठीक है। अच्छा जी, ये सारे मेरे एक्सपेंसेस हैं, ये सारे एक्सपेंसेस जो हैं वो ऊपर 51,930 में से माइनस होंगे, और जब ये माइनस हो जाते हैं तो 14,600 का आता है मेरा नेट प्रॉफिट, ठीक है ना। आप लोगों ने इस लेक्चर को बड़े अच्छे से 2-3 बार देखना है, ताकि आप लोगों को जो है वो ये लेक्चर समझ में आ जाए और ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बन जाए। ये आपका पहला टारगेट था इस सवाल का, आपने जो है वो स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना था, ठीक है ना। और मैंने समझाते समझाते बनाया, कुछ रेलेवेंट वर्किंग भी करी। आप आराम से वीडियो को पॉज कर देखें, और ये क्वेश्चन वाली फाइल भी आपको मिल जाएगी। दूसरी रिक्वायरमेंट भी देख लेते हैं। दूसरी रिक्वायरमेंट आपकी बैलेंस शीट बनाना थी। अगेन मैं फॉर्मेटिंग का कम ख्याल रखूंगा और जल्दी जल्दी सवाल को सॉल्व करूंगा। सबसे पहले आपके आते हैं नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स की अगर हम बात करें तो नॉन करंट एसेट्स में आपके पास इस सवाल में प्रेमिसेस है, ठीक है ना। प्रेमिसेस की जो वैल्यू आपके पास दी हुई है, प्रेमिसेस की वैल्यू 60,000 है। 60,000 की प्रेमिसेस की वैल्यू है। हमेशा ये याद रखो कि इसमें से लेस किया जाता है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। जितना भी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन होता है वो माइनस किया जाता है। तो नॉन करंट एसेट्स में सबसे पहली चीज जो है हमारी प्रेमिसेस है, उसमें से प्रेमिसेस का जितना भी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन होगा वो माइनस होगा। अच्छा, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ये साल शुरू होने से पहले यहाँ पर इस साल के शुरू में आ रहा था 12,000, एक ये होगा। और ड्यूरिंग द ईयर भी हमने प्रेमिसेस की 1200 की डेप्रिसिएशन चार्ज करी है, तो 12,000 और 1200 दोनों ऐड होंगे, 13,200, ये माइनस होगा, ठीक है ना। ये हमारे पास जो है वो सबसे पहले 46,800 एक चीज आ गई। अच्छा सर, और कोई नॉन करंट एसेट है? हाँ, हमारे पास मोटर व्हीकल्स भी हैं। हमारे पास मोटर व्हीकल्स भी हैं, और मोटर व्हीकल्स की जो कॉस्ट आ रही है वो आ रही है 20,000, ठीक है। सवाल में लिखा हुआ है 20,000। इसमें से लेस कर देंगे मोटर व्हीकल की जितनी भी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है। मोटर व्हीकल की प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कितनी होगी? मोटर व्हीकल की प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन साल के शुरू तक 15,000 थी। साल के शुरू तक 15,000 थी, एक ये हो गई 15,000 रुपए। और ड्यूरिंग द ईयर आपने 800 नहीं, 800 नहीं, 800 नहीं, 800 नहीं, ड्यूरिंग द ईयर 1,000 की डेप्रिसिएशन चार्ज करी थी। याद आया आपको? मोटर व्हीकल की जितनी भी डेप्रिसिएशन थी ना 1,000 रुपए की, उसके दो हिस्से हुए थे, 20% कैरेज इनवर्ड्स में गया था और 800 रुपए या 80% इधर गया। तो आपके पास लेस प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन इसके लिए हुआ, तो ये आपके पास अल्लाह भला करे एक और वैल्यू आ गई, ठीक है ना। इसकी थोड़ी सी फॉर्मेटिंग हम कर देते हैं। इसकी फॉर्मेटिंग के लिए यहाँ पर एक लाइन, यहाँ पर एक लाइन, और ये यहाँ पर भी एक लाइन डालकर ना मैं क्या करता हूँ, मैं अपने नॉन करंट एसेट्स का टोटल लिख देता हूँ जो कि 50,800 है, ठीक है जी। देखें, आपके पास दो तरह के नॉन करंट एसेट्स आ रहे थे, उन दोनों नॉन करंट एसेट्स को मैंने यहाँ में मेंशन कर दिया। इसके बाद हम अपनी अगली कैटेगरी पे आते हैं जो कि है हमारे करंट एसेट्स। अच्छा, करंट एसेट्स में हमारे पास स्टॉक है, जनरली स्टॉक होता ही है, ठीक है ना। जनरली स्टॉक मौजूद होता है। स्टॉक हमारे पास 12,600 का है। अच्छा, स्टॉक के बाद कोई रिसीवेबल वगैरह कोई चीज इस तरह की है तो वो देख लेते हैं।
हमारे पास डेटर्स हैं, ठीक है ना। अच्छा, डेटर्स की वैल्यू जो है वो हमारे पास यहाँ पर कितनी आ रही है, डेटर्स की वैल्यू 18,500। डेटर्स की वैल्यू 18,500 आ रही है। इसमें से लेस किया जाता है, लेस किया जाता है प्रोविजन, इसमें से लेस किया जाता है फॉर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स या बेड डेट्स का क्लोजिंग, ठीक है ना। प्रोविजन फॉर बेड डेट्स या प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स जो है ना उसको लेस किया जाता है। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स या प्रोविजन फॉर बेड डेट्स को लेस किया जाता है। अगर मैं यहाँ पर इसको जो है ना थोड़ा शॉर्ट में लिख देता हूँ, प्रोविजन फॉर बेड डेट्स इस तरह से लिख देता हूँ। देखिए ये जो आपने कैलकुलेट किया था क्लोजिंग बैलेंस 370 ये आएगा। सर वापस से रिकॉल करवा दें, 370 कहाँ से आया। सवाल में लिखा हुआ था द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी मेंटेन्ड एट 2% ऑफ डेटर्स। डेटर्स की जो वैल्यू थी उसका 2%। सर डेटर्स की वैल्यू कहाँ थी, 18,500। 18,500 का 2% कितना बना, 370। ये क्लोजिंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है, ये आता है। सर ओपनिंग नहीं आता, नहीं ओपनिंग नहीं आता। सर फिर ये 190 क्या है, 190 का मतलब होता है कि 560 का ओपनिंग था, क्लोजिंग 370 का है। 190 से ये चीज डिक्रीज हुई है। अगर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स डिक्रीज होता है यानी कि क्लोजिंग कम है ओपनिंग ज्यादा है तो वो एज ए इनकम इधर जाता है। सर अगर इंक्रीज हो रहा होता तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में आता, लेकिन यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो 370 का क्लोजिंग है, इसको हमने किया नेट, तो ये आ गया 18,130। इसके अलावा और कोई आपके पास आपको करंट एसेट नजर आता है। बिल्कुल, आपने जो प्री पेमेंट करी है ना, प्री पेमेंट इंश्योरेंस $450 वॉज प्री पेड एट 31st March 2009। इंश्योरेंस $450 वॉज प्री पेड एट 31st March 2009। ये इंश्योरेंस की जो प्री पेड वाली वैल्यू है वो भी आपका एसेट है। प्री पेमेंट्स एंड एक्रूअल्स वाले चैप्टर में हमने ये देखा होगा कि इंश्योरेंस प्री पेड एसेट क्यों है, इससे हमें बाद में फायदा मिलता है। तो 450 की ये वाली वैल्यू भी आ जाएगी। इसके अलावा और कोई चीज़ है तो अगर हम अपने पास बैलेंसेस देखते हैं तो इसमें कैश आ रहा है 270। कैश इन हैंड 270 आ रहा है। कैश इन हैंड, कैश इन हैंड मेरे पास 270 आ रहा है। अब मेरे पास सारे मेरे ख्याल में जो है ना वो करंट एसेट्स आ गए। ठीक है, अगर कोई मिस हो गया होगा तो बाद में देख लेंगे। फिलहाल मुझे फिल वक्त लगता है कि सारे मैंने करंट एसेट्स जो है ना उसको टोटल कर लिया है और वो आ रहे हैं 31,180। सही है। ओह, कैश इन हैंड टोटल नहीं किया, यहां से शुरू करेंगे और यहां तक जाएंगे 31450। ठीक है। अच्छा जी, इसमें से लेस कर देते हैं हम करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज को हम लेस कर देते हैं। ठीक है, करंट लायबिलिटीज क्या होती हैं, करंट लायबिलिटीज वो लोग होते हैं जिनको मुझे शॉर्ट टर्म में पैसे वापस करने हैं, छोटे मोटे टर्म का जो उधार होता है। जो मुझे सवाल याद आ रहा है उसके हिसाब से क्रेडिटर्स हैं हमारे पास। हमने इंटरेस्ट ऑन लोन जो है वो भी पे नहीं किया, उसकी एंट्री हमने पास करी है लोन एक्सपेंस डेबिट और इंटरेस्ट ऑन लोन पेएबल क्रेडिट। ठीक है। इसके बाद एक लाइट एंड हीट का एक्रूड एक्सपेंस आ रहा था। एक्रूअल्स जितने भी होते हैं वो भी मेरे जो है वो लाइबिलिटी होती है। और मुझे बैंक ओवरड्राफ्ट भी याद आ रहा है, तो बैंक ओवरड्राफ्ट भी होगा। सही है ना। अच्छा जी, क्रेडिटर्स कितने थे भाई, क्रेडिटर्स कितने थे, सवाल देखते हैं। सवाल में 9,750 के क्रेडिटर्स नजर आ रहे हैं, 9750। इंटरेस्ट और लोन कितना था, इंटरेस्ट और लोन 2400 था। सर ये 2400 तो एक्सपेंस था ना। देखो बेटा, आपने बैंक का लोन लिया था 30,000, 8% उस पर इंटरेस्ट पे करना है, लेकिन आपने इंटरेस्ट पे नहीं किया। तो आप अगर पे करते तो आप डबल एंट्री पास करते, लोन एक्सपेंस डेबिट बैंक अकाउंट क्रेडिट। लेकिन आपने पे नहीं किया तो आपने एंट्री पास की लोन एक्सपेंस डेबिट और इंटरेस्ट ऑन लोन पेएबल क्रेडिट। और आपने बोला मैं बाद में तुम्हें अगले साल पे कर दूंगा। ठीक है। अच्छा, एक्रूअल्स, एक्रूअल्स क्या है सर, बुलेट नंबर 6 में लिखा हुआ है इलेक्ट्रिसिटी फॉर लाइटिंग 130 वॉज ड्यू एट 31st March 2009। 130 का इलेक्ट्रिसिटी का बिल जो है ना वो आपने पे नहीं किया था। ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट यहाँ पे लिखा हुआ है 1680, 1680। तो आपके पास ये टोटल कितना बन गया, आपके पास ये टोटल बन गया 13,960 रुपये। 13,960 रुपये बन गया। ठीक है जी, ये आपकी करंट लायबिलिटीज है। करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटीज को माइनस करते हैं, करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटीज को माइनस करते हैं, करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटीज को माइनस करते हैं। करंट एसेट्स है 31,450, करंट लायबिलिटीज है 13,960।
करंट एसेट्स है 31450, करंट लाइबिलिटीज है 13960, तो ये बच गया 17490। इसको हम कहते हैं वर्किंग कैपिटल, इसको हम कहते हैं वर्किंग कैपिटल। अब आपका वर्किंग कैपिटल 17490 का है, आपका वर्किंग कैपिटल 17490 का है, और आपके जो नॉन करंट एसेट्स हैं वो 50800 के हैं। तो आपका जो कैपिटल इम्प्लॉयड होगा, जो आपका कैपिटल इम्प्लॉयड होगा, कैपिटल एम्प्लॉयड जो होगा वो वर्किंग कैपिटल और नॉन करंट एसेट्स का टोटल होता है, तो वो बन गया 68290, 68290। अच्छा, ये कैपिटल एम्प्लॉयड बराबर होता है लॉन्ग टर्म लोन्स और कैपिटल के बराबर होता है ये। तो हम देखते हैं कि अब हमारी लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज क्या है। ठीक है, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज वो होती हैं जो मोर देन 1 ईयर ड्यू रहेंगी, 1 साल के बाद पे करनी होंगी, जैसे कि शुरू के लेक्चर्स में बताया होगा। हमारे पास एक बैंक लोन आ रहा है 8% बैंक लोन, रीपेएबल 30 जून 2011, 30,000। ये मेरी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है, बैंक लोन। ठीक है ना, कितने का? 30,000 का। अच्छा, यहाँ पर वापस से नंबर्स की फॉर्मेटिंग डाल देता हूँ। ये फॉर्मेटेड शीट आप लोगों को मिल जाएगी सवाल के साथ, आप लोग सिर्फ मुझे बता दीजिएगा अगर आप इनरोल्ड स्टूडेंट हो तो। 8% बैंक लोन, ठीक है ना, 30,000 का हो गया। ये हमारी एक लाइबिलिटी हो गई। अच्छा, इसको यहाँ क्लोज करना, डबल लाइंस में डाल देते हैं। इसके अलावा कैपिटल पर आते हैं। कैपिटल में हमारे पास एक तो होगा ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल यानी कि साल के शुरू में कितना पैसा था। ओपनिंग कैपिटल हमारे पास, कैपिटल एट 1 अप्रैल 2008 35,000। ओपनिंग कैपिटल हमारा 35,000 है। ठीक है, ऐड इसमें कर दिया जाता है, ऐड इसमें कर दिया जाता है प्रॉफिट फॉर द ईयर। ऐड इसमें कर दिया जाता है प्रॉफिट फॉर द ईयर, प्रॉफिट फॉर द ईयर 14,600। और लेस इसमें से कर दिया जाता है ड्रॉइंग्स, लेस इसमें से कर दिया जाता है ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स की वैल्यू कितनी है? ड्रॉइंग्स की वैल्यू, ड्रॉइंग्स की वैल्यू, ड्रॉइंग्स की वैल्यू हमारे पास ड्रॉइंग्स 11310। ड्रॉइंग्स का मतलब है वो पैसा जो उन्होंने अपने घर के लिए निकाल लिया। तो 11310 निकाल कर घर ले गया, तो नेट इसका कैपिटल क्लोजिंग जो बच गया, यहाँ पर कर लेते हैं। हमारे पास अल्लाह भला करे, अल्लाह भला ही करे, 38290 ये कहलाएगा मेरा क्लोजिंग कैपिटल। ठीक है ना, ये कहलाएगा मेरा क्लोजिंग कैपिटल। और क्लोजिंग कैपिटल और लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज को ऐड करते हैं उतना ही बनना चाहिए जितना ऊपर बना था, और बिल्कुल ये भी 68290 ही बन रहा है। और ये भी मेरा कैपिटल इम्प्लॉयड कहलाता है। ठीक है जनाब, अब मेरी रिक्वेस्ट ये होगी कि इस वीडियो को 2 बार 3 बार 4 बार अच्छे से देखें, पूरा सवाल अच्छे से करें। मैं आप लोगों के लिए ये डॉक्यूमेंट सेव भी कर लेता हूँ और आप लोगों के रेलेवेंट पोर्टल पर इसको अपलोड भी कर देता हूँ, ताकि आप जो है वो फ्यूचर में इसको देख भी सकें। ठीक है जी, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।